नमस्कार दोस्तों, मैं मुखर कविता जयपुर से और आप सुन रहे हैं सदीनामा। आज गुरुवार 9 सितंबर 2021 है। प्रस्तुत है आज का संपादकीय। दोस्तों, सरकार चलाना शासन करना तो नहीं होता है ना। खास तौर पर इस 21वीं सदी के भी 2 दशक पार के अत्याधुनिक काल में, ग्लोबल युग में, जब संपूर्ण विश्व के छोटे बड़े देश एक दूसरे पर निर्भर हों। आइए इसे अफगानिस्तान के संदर्भ में देखें। आज का संपादकीय अफगानिस्तान पर कब तक कब्जा रख पाएगा तालिबान। एक लंबी कश्मकश और पाकिस्तान की मशक्कत के बाद आखिर काबुल में तालिबान की नई सरकार गठित हो ही गई। इस अंतरिम सरकार गठन के साथ ही तालिबान की छवि को चमकाने के सभी प्रयासों पर पानी फिर गया। जो लोग कह रहे थे कि समय के साथ तालिबान का रवैया बदल गया है और इसलिए उसे एक अवसर दिया जाना चाहिए, उनकी दलीलें भी बेदम साबित हुई। तालिबान सरकार के गठन और उनकी गतिविधियों से यही प्रतीत होता है कि पुराने तालिबान और मौजूदा तालिबान में कोई अंतर नहीं है। आखिर जिस सरकार के मुखिया मुल्ला हसन अखुंद जैसे लोग हों, जिनकी निगरानी में बाबियान बामियान में भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं ध्वस्त की गई हों, या फिर जिस सरकार में गृह मंत्रालय की कमान उस सिराजुद्दीन हक्कानी के हाथ में हो जो अंतर्राष्ट्रीय इनामी आतंकी रहा हो, तो उससे भला अच्छे शासन की उम्मीद कैसे की जा सकती है। तालिबान ने सबको लेकर सरकार बनाने की उम्मीदों को भी नाउम्मीद किया है। इस 33 सदस्यीय अंतरिम सरकार में न तो कोई अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधि है और न ही किसी महिला को इसका हिस्सा बनाया गया है। तालिबान से निराशा केवल मंत्रिमंडल के ढांचे को लेकर ही नहीं हुई है, बल्कि उसकी अभी तक की गतिविधियां ये बता रही हैं कि उनकी कट्टर सोच में किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं आया है। उसने पंजशीर में जिस तरह बल प्रयोग किया और उस पर कब्जे के लिए पाकिस्तान की मदद लेने से भी नहीं हिचका, इससे दो बातें स्पष्ट हुई हैं। पहली यह कि वह हिंसा के दम पर ही समस्त अफगान भूमि को अपने आधिपत्य में लेना चाहता है, और दूसरी यह कि उसे अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में पाकिस्तानी मदद लेने से भी कोई गुरेज नहीं। पर शुरुआती पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के मुखिया फैज हमीद के काबुल दौरे से हुई। तालिबान तर्क दे रहा है कि यह सिर्फ अंतरिम सरकार है, यह कुछ और नहीं, दुनिया को बरगलाने की ही तिकड़म है। असल में तालिबान जल्द से जल्द अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की स्वीकार्यता चाहता है। यदि इस बार ऐसी मान्यता मिल जाए तो तमाम देशों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से मिलने वाली मदद पर लगी रोक हटने का रास्ता खुल जाएगा और उसकी गाड़ी दौड़ने लगेगी। चीन और पाकिस्तान को छोड़कर कोई अन्य देश तालिबान को मान्यता देने की जल्दीबाजी नहीं दिखा रहा। यहाँ तक कि आरंभ में जिस रूस को तालिबान के पक्ष में माना जा रहा था, वह भी संभल कर कदम चला रहा है। वह भू राजनीतिक समीकरणों का नए सिरे से आकलन कर रहा है। बहरहाल तालिबान सरकार अब एक वास्तविकता है और विश्व समुदाय को उसके साथ संवाद करना ही होगा। चूंकि अफगानिस्तान में आसन्न मानवीय संकट की दुहाई देकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समर्थन के पक्ष में मुहिम चलाई जा रही है, इसीलिए संभव है कि संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों को हक्कानी के साथ मंच साझा करना पड़े। यह भी एक विडंबना ही होगी कि एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी के साथ विश्व की सबसे बड़ी संस्था को सामान्य शिष्टाचार के दायरे में भेंट करनी पड़ेगी। दोहा में भारतीय राजदूत के साथ वार्ता के दौरान अफगान प्रतिनिधि ने भारतीय पक्ष को अपनी ओर से आश्वस्त करने का प्रयास अवश्य किया कि उन्हें पाकिस्तानी एजेंट न समझा जाए और वे अफगान पहले हैं। तालिबान के ये दावे और वादे सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उन्हें पूरे करने के लिए उसे अपनी कथनी और करनी में अंतर समाप्त करना होगा। कुल मिलाकर भारत के लिए यह समय पूरी तरह चौकन्ने रहने का है। आमीन। दोस्तों, आप सुन रहे थे आज का संपादकीय। संपादक हैं जितेंद्र जितांशु। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। मैं कविता मुखर। नमस्कार।